अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का। इससे पहले हमने पढ़ा था डिकॉलोनाइजेशन के बारे में कि कॉलोनीज कैसे लिबरेट हो गए और आज़ादी के बाद भी वेस्टर्न नेशंस इनके रिसोर्स पर कंट्रोल कर रहे थे। तो बाद में हमने पढ़ा कि IMF वर्ल्ड बैंक वजूद में आ गया और उसके बाद जो डेवलपिंग नेशंस थे उन्होंने अपने वेलफेयर के लिए डिमांड की थी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो वो भी हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे जो टॉपिक की हेडिंग है वो है एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स, कि ब्रेटन वुड्स एंड हो गया। ब्रेटन वुड में IMF और वर्ल्ड बैंक भी आता है, लेकिन वो आज भी एग्जिस्ट हैं, वो आज भी फंक्शन कर रहे हैं। तो बाद में एंड क्या हो गया, तो एंड ऑफ ब्रेटन वुड, वही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा था कोलैप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड इंट्रोडक्शन टू द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, कि कोलैप्स हुआ था। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था वो कोलैप्स हो गया था और बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी न्यू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या था, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या था, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन जो है IMF और वर्ल्ड बैंक, वो फंक्शन कर रहे थे। तो वो किस चीज पे फंक्शन कर रहे थे, उन्होंने क्या करके रखा था, वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बना के रखा था। वो उसी चीज पे डिपेंड फंक्शन कर रहे थे। IMF एंड वर्ल्ड बैंक वाज फंक्शनिंग ऑन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जो कि मैंने पहले पे ही यहाँ पे अंडरलाइन किया था। तो अब हम देखेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता था। मतलब आपके पास, आप डॉलर लेने के लिए जाओगे तो आपको कितने रुपीस देने होंगे, वो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा। तो शुरुआत में ही उन्होंने ये रखा था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड करके रखा था, जिसमें उन्होंने रुपीस को फिक्स्ड कर दिया था। सपोज यानी 76 रुपीस जो है वो $1 बनता है। और US डॉलर जो था वो उस समय पे अवेलेबल था, उसको उन्होंने फिक्स करके रखा था। किसके साथ, गोल्ड के साथ। और गोल्ड को उन्होंने फिक्स्ड रेट की थी, गोल्ड की उन्होंने फिक्स्ड रेट की थी $35 पर ऑनस जो था। तो इस तरह से पहले जो एक्सचेंज रेट था वो फिक्स्ड था। जो फर्स्टली एक्सचेंज रेट होता था ब्रेटन वुड आने के साथ ही वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था। तो जब ब्रेटन वुड सिस्टम वजूद में आ गया, जब IMF और वर्ल्ड बैंक काम करने लगे, बाद में क्या हुआ था, विद द पीरियड ऑफ टाइम, और द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी आगे बढ़ते जा रहे थे, तो वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है वो खत्म होने लग रहे थे, वो डिक्लाइन होने लगे थे, वो कोलैप्स होने लगे थे। और एक नया रेट, एक्सचेंज रेट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, नई एक्सचेंज रेट, एंड दैट वाज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। गोया कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विद द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो रही थी और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यही हम यहाँ पे देखते हैं कि एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड हो गया। लेकिन ब्रेटन वुड जो IMF वर्ल्ड बैंक एंड नहीं हुआ, जो वहां पे जो उन्होंने ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बना के रखी थी वही उन्होंने रिप्लेस की थी, वही डिक्लाइन हो गई थी। बाद में उन्होंने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वहां पे इंट्रोड्यूस किया। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता था कि आपने जो फिक्स्ड करके रखा था, वैल्यू इतना है कि 20 या 76 रुपीस का $1 होता है, वो अब फिक्स्ड नहीं रहेगा, वो अब फिक्स्ड नहीं रहेगा। क्यों, वो फ्लोट करते रहेगा। फ्लोट कैसे करेगा, वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर US की इकोनॉमी खराब परफॉर्म
करेगी, यूएस की इकोनॉमी खराब परफॉर्म करेगी तो डॉलर का वैल्यू कम हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो काम कर रहे हैं। आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चल रहा है, आज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं है। तो आज जो हम देखते हैं कभी कभार मिक्सचर भी देखने को मिलता है कि अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आपको समझ में आया होगा कि ये शिफ्ट क्यों करना पड़ा, कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को शिफ्ट क्यों करना पड़ा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में। ये आपको समझ में आया कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या था। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कोलैप्स हुआ था और बाद में हमने देखा कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ा। क्यों, वाई उनको ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इंट्रोड्यूस करना पड़ा? इसका कारण ये है, इसका रीजन ये है, राइजिंग कॉस्ट ऑफ ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट्स। जो राइजिंग कॉस्ट है किसका? ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट, ये यूएस का है। आपने पढ़ा कि यूएस वर्ल्ड वाइड ट्रेड कर रहा था। अब जब यूएस वर्ल्ड वाइड ट्रेड कर रहा था उसका जो कॉस्ट लगता था वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सारी कंट्रीज अपने इकोनॉमी को ग्रो कर रही हैं। तो सारी कंट्रीज की जो वैल्यू है वो कहीं न कहीं स्ट्रांग होते जा रही थी। यूएस का जो डॉलर था, डॉलर की जो वैल्यू थी वो उतनी ही स्ट्रांग थी, वो फिक्स्ड ही थी, मतलब वो नहीं बढ़ रही थी, तो वहीं पे फिक्स्ड थी। तो यूएस को ऐसा लगता था कि दूसरे इकोनॉमीज ग्रो करती जा रही हैं, तो यूएस की जो डॉलर है वो फिक्स्ड वैल्यू पे रखा था, उसका जो वैल्यू है वो फिक्स करके रखा था। तो कहीं न कहीं यूएस को लग रहा था कि इनको लॉस हो रहा था, क्योंकि जो वर्ल्ड की जो अदर करेंसीज थी वो दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही थी, डॉलर के मुकाबले नजदीक पहुंच रही थी, और डॉलर जो था ये फिक्स्ड ही था। तो उन्होंने क्या बताया था कि यूएस, बाद में हम देखते हैं कि राइजिंग कॉस्ट्स ऑफ ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट्स में हम देखते हैं यूएस फाइनेंसेस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है ये डिक्लाइन होती जा रही थी। अब ये क्या है यूएस फाइनेंसेस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब क्या है कि यूएस की जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ थी, या फिर हम उसको कह सकते हैं यूएस फाइनेंस की जो वैल्यू थी वो डिक्लाइन होने लगी। यूएस को ऐसा लग रहा था कि इसके साथ में फेयर कंपटीशन नहीं हो रहा था, तो यूएस को लगा कि वो नीचे की तरफ जा रहा था, और उसके चलते उन्होंने ये बताया कि अब जो यूएस की जो डॉलर है, यूएस की डॉलर सीम नो लॉन्गर एज प्रिंसिपल करेंसी। अब इनको ये लगा कि शायद यूएस डॉलर जो है ये अब हमें नहीं लग रहा कि ये प्रिंसिपल करेंसी है, क्योंकि दूसरी करेंसीज भी इमर्ज हो रही थी। डॉलर को आपने वहां पे हमने देखा कि उसको हमने फिक्स करके रखा था वहां पे। अब यूएस ने बोला कि मेरे डॉलर का जो वैल्यू है ये बढ़ना चाहे, तो यहाँ पे वही दिक्कत हो रही थी। यूएस को ऐसा लग रहा था कि इसमें फायदा नहीं था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, क्योंकि उसमें हमने देखा कि डॉलर को उन्होंने सिर्फ फिक्स करके रखा था, अदर करेंसीज जो है इनका जो वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा था, वो करीब पहुंच रहे थे किसके, डॉलर के मुकाबले में। यहां तक आपको समझ में आया कि अब यूएस को अब खुद लग गया कि उसका जो डॉलर है, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, ये यूएस को बेनिफिट नहीं दे रहा था। अब यूएस जो है डॉलर जो है ये अब शायद प्रिंसिपल करेंसी नहीं लग रही है। तो बाद में उन्होंने क्या किया, यूएस ने क्या किया था, उन्होंने प्रेशराइज किया to shift to the floating exchange rate. So therefore they shifted to the floating exchange rate. जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था वो उन्होंने शिफ्ट किया था किस पे, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट उन्होंने वहां पे इंट्रोड्यूस किया। अब ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो हम देखते हैं कि उस समय पे सब कंट्रोल कर रहे थे इकोनॉमीज, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन्हीं के द्वारा जो है उन्होंने
ये शिफ्ट किया था। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं IMF और वर्ल्ड बैंक में डिसीजन लेने के पावर वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस के पास थे, जिसमें ज्यादातर इन्फ्लुएंस रहता था किसका, US का इन्फ्लुएंस रहता था। कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो IMF और वर्ल्ड बैंक, इनके पीछे अब किसका हाथ था, US का हाथ था। तो ये सारे कारण थे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को उन्होंने शिफ्ट किया था, किसमें, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में उन्होंने वो शिफ्ट किया था। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि अब देखिए अब क्या हो रहा था, इससे आगे क्या हो रहा था। रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम आल्सो चेंज्ड। जब उन्होंने ये शिफ्ट किया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो उन्होंने वहां पे रखा था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, वो उन्होंने शिफ्ट करवाया था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। उसके पीछे US का हाथ था, क्योंकि US को लग रहा था कि शायद जो डॉलर है ये अब प्रिंसिपल करेंसी नहीं, उसका जो वैल्यू है वो डाउन होते जा रहा था। तो बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या हो रहा था। देयरफॉर रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम आल्सो चेंज्ड। अब जो रोल था फाइनेंशियल सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का, वो भी हम देख रहे हैं कि वो भी आस्ता आस्ता अब चेंज होता जा रहा था। कैसे, वो हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं ये सब कुछ हो रहा था किसके जरिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो था उन्हीं के जरिए। वो कौन थे, वो यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक था। उनका जो रोल था वो भी अब चेंज हो गया था। ये लोग पहले जो रोल प्ले करते थे इकोनॉमी में, वो भी अब चेंज हो गया। कि वो कैसे चेंज हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज यूज्ड टू लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके समय हम देख रहे हैं कि जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि IMF और वर्ल्ड बैंक कुछ मदद के लिए डेवलप्ड नेशंस को लोन देते थे। बाद में डेवलपिंग नेशंस ने डिमांड करना स्टार्ट की थी। अब डेवलपिंग कंट्रीज उनके पास जाते थे, IMF और वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते थे। लेकिन यहां पे भी हम देखते हैं ये चीजें भी हैं वो बदल जाती हैं। वो कैसे बदल जाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज अब इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे थे, IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे थे। तो अब वो भी चेंज हो गया। उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें चेंजेस आ गए थे। वो कैसे, बट नाउ दे वर फोर्स्ड टू बारो फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। अब जो ये डेवलपिंग कंट्रीज थे जो पहले लोन लेते थे IMF और वर्ल्ड बैंक से, अब इनको फोर्स किया जाता है कि टू बारो फ्रॉम फाइनेंशियल या टू बारो लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। क्यों इनको ऐसा कहा गया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने उनको ऐसा बताया, क्यों बताया उनको। यहाँ पे हम पहले जो वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे थे, जो लोन दे रहे थे, ये सोचते थे कि इकोनॉमी को हम मेंटेन कर रहे थे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि कमर्शियल बैंक्स में क्या काम था कि लेकिन कमर्शियल बैंक्स को जो रोल है वो उन्होंने क्या किया था, उनका मोटिव यही भी है, उनका मोटिव सिर्फ यही होता है कि वो प्रॉफिट कमाएंगे। वो उस वक्त सिर्फ डिमांड और सप्लाई के जो बेसिस पर काम चलाते थे। अब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने उनको ये क्यों बताया था कि आप कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लोन्स ले लो। उसके पीछे भी एक कारण है। हमने ये एक टॉपिक पढ़ा था कॉर्न लॉज में हमने पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो अर्बन डेवलपर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कॉर्न लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए या कॉर्न लॉ को खत्म करने के लिए, कि लोगों ने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट के, तब जाके गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स उठा रहे थे। तो इसी तरह यहां पे भी थे जो कमर्शियल बैंकर्स थे, जो प्राइवेट मनी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, उन्होंने US गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, कहा कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज को लोन दे रहे थे तो उनको बता दो कि वो उन्हें लोन देना बंद करेंगे,
कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं और जो प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वही डेवलपिंग नेशंस को लोन प्रोवाइड करेंगे ताकि हम भी प्रॉफिट कमाएंगे, हम भी पैसा कमाएंगे। कल आपको हम क्या करेंगे, तभी हम आपको कल टैक्स दे सकेंगे और हम भी ग्रो करेंगे। तो यही कारण था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है उनका रोल चेंज हुआ था जब ये सिस्टम आ गया, जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आ गया कि अब कमर्शियल बैंकर्स और प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। तो कहा कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड कर रहे थे किनको, डेवलपिंग नेशंस को, वो लोन देना आप लोग बंद कर दो, हम ग्रो करेंगे, हम इनको लोन्स प्रोवाइड करेंगे, हम प्रॉफिट कमाएंगे और तब हम कल आपको भी टैक्स दे सकते हैं। तो इस तरह से यूएस की गवर्नमेंट ने उन्होंने ये बात बताई थी कि यूएस की गवर्नमेंट जो उन्होंने यूएस की गवर्नमेंट को क्यों बताए थे, क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट को ज्यादा इफेक्टिव वोट रहता था किस पर, वर्ल्ड बैंक और IMF पर। तब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का जो रूल है ये भी चेंज हो गया था। अब ये लोन्स प्रोवाइड कर रहे थे कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, डेवलपिंग नेशंस को लोन प्रोवाइड कर रहे थे। तो उसके चलते क्या हो गया था वहां पे, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चीजें जो हैं वो बदलती जा रही थी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ चीजें जा रही हैं। और अब जो डेवलपिंग कंट्रीज थे सो दे वर फोर्स्ड टू बोरो फ्रॉम कमर्शियल बैंकर्स एंड प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये उन्होंने क्यों किया था। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जो पहले डोमिनेटिंग रोल प्ले करते थे, अब इनका रोल कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज ने अब लोन पैसे बारो कर उनसे पैसे बारो नहीं कर रहे थे IMF और वर्ल्ड बैंक से। अब डेवलपिंग कंट्रीज पैसे नहीं ले रहे थे। वो किन से अब पैसे ले रहे थे, वो अब कमर्शियल बैंक से और प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से बारो करते थे। तो ठीक है, अब जब वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या जब हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक से या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बारो करते हैं तो इसके चलते क्या हो गया, अब डेवलपिंग कंट्रीज ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया तो बाद में उसका क्या रिजल्ट आ गया। तो जो कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए फंक्शन कर रहे थे, काम कर रहे थे। वो प्रॉफिट के मोटिव से लोन प्रोवाइड करते थे, वो प्रॉफिट के मोटिव से मार्केट में होते थे। तो उसके चलते क्या हो गया था वहां पे हम देखते हैं बाद में, अब जब उन्होंने डेवलपिंग नेशंस ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया तो बाद में क्या हो गया, देयर वाज पीरियडिक क्राइसिस, लोअर इनकम एंड पॉवर्टी। तो ये प्रॉब्लम्स वहां पे आ गए, कहां पे, जो डेवलपिंग नेशंस थे जो लोन अब ले रहे थे कमर्शियल बैंक से। तो ये प्रॉब्लम्स वहां पे क्यों आ गए, क्योंकि हमने देखा कि प्राइवेट मनी लैंडिंग जो है या जो कमर्शियल बैंक्स हैं इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे थे, तो वो ये नहीं देखते थे कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा था, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के तरफ देख रहे थे। तो उस सेंस में कंट्री जो है वो कर्ज में डूब जाते हैं। ये लोग ज्यादा इंटरेस्ट भी लगाते थे तो कंट्री जो है वो कर्ज लेते हैं उनसे, तो बाद में वो उस कर्ज में डूब जाते थे। जिस तरह 1992 में इंडिया में बैंकरप्सी आ गए, यहाँ पे क्राइसिस आ गए, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ज्यादा पैसा जो है इस सिस्टम में तो कमर्शियल बैंकर्स को इंटरेस्ट देने में लगता था। जो ये सिस्टम था, जब उन्होंने कमर्शियल बैंक से ये लोग पैसे लेते थे तो कल जब कंट्री में इकोनॉमी जो ग्रो हो रही थी तो उनको कमर्शियल बैंक्स को वापस पैसे देने पड़ते थे सूद समेत। तो ज्यादा पैसे सिर्फ इनके इंटरेस्ट के लिए जाता था और नतीजा ये निकलता है कि वहां पे लोअर इनकम भी कम हो जाती थी वहां पे डेवलपिंग नेशंस में, और वहां पे बाद में हम देखते हैं पॉवर्टी आती है, वहां पे गरीबी आती है।
तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स क्या था। ब्रेटन वुड वहीं पे था, IMF भी हैं और वर्ल्ड बैंक भी हैं, लेकिन जो उनकी जो पॉलिसीज थी, जो उनकी जो स्कीम थी, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, वो उन्होंने शिफ्ट किया था, वो कोलैप्स हो रहा था और बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो उसका कारण क्या था वो भी मैंने बताया, राइजिंग कॉस्ट। तो यूएस जो है फाइनेंस कॉम्पिटिटिव कर रहा था, तो यूएस को ये लग रहा था कि जो प्रिंसिपल करेंसी डॉलर है वो शायद अब नहीं रहेगा, तो तब जाके उन्होंने शिफ्ट किया था, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसके साथ हम देख रहे हैं रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम भी इसी के साथ चेंज हो रहा था। डेवलपिंग कंट्रीज पहले IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन प्रोवाइड ले रहे थे, बाद में उनको भी ये बोला गया कि आप जो है कमर्शियल बैंक से लोन ले लो। तो ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।